Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala and today we are going to read another interesting chapter, that is Political Science for Board Crash Course. आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो अगेन जैसा कि हमने स्टेज 2 में भी पढ़ा था इस चैप्टर को, एक बार फिर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं हम आसपास देखते हैं, हमारे जितने भी कंट्री में न्यूज़पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, जितना भी आप अपने आसपास एनवायरनमेंट देखोगे, आप उस एनवायरनमेंट में ये चीज़ देखते हो कि वहाँ पर आप देश से जुड़ी हुई राजनीतिक गतिविधियाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर लीडर्स के नेम हो गए या फिर उनके द्वारा चलाए जा रहे इश्यूज़ के इंटरेस्ट हो गए या फिर उनके द्वारा चलाए गए प्रोटेस्ट हो गए, या देश चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं, राज्य में हो या देश में हो। पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अवेयरनेस हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगता है। जिनको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, बोर्ड को चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बोर्ड में इससे आने वाले क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज को शुरू करने से पहले एक बार फिर बता दूं कि ये चैप्टर इक्वल वेटेज रखता है बोर्ड में भी, NTSC 1 में भी और स्टेज 2 में भी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, वो रियल वर्ल्ड बेस्ड होते हैं और आप उनको ईजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर न्यूज़पेपर अगर अच्छे से पढ़ते हो या आप न्यूज़ चैनल्स में आप अगर देखते हो या इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो भी गवर्नेंस का पार्ट चल रहा है उसे अगर आप अच्छे से देखते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अगेन। सोशल साइंस क्लास 10 पॉलिटिकल पार्टीज 10th बोर्ड क्रैश कोर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज, अब जैसा कि पता है कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जितना भी गवर्नेंस का सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है एक कंट्री को चलाने का, कंट्री को रन करने का, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन एन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्शन कंपटीशन, इलेक्ट्रल कंपटीशन के साथ, एंड इलेक्शंस में जीतने के बाद सरकार बनाने का जो प्रोसेस है। दो क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या वर्ड यूज किया गया है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। दैट मीन्स कि जहां पर भी बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव रन करती है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव। डेमोक्रेसी, स्पेशली इन डेमोक्रेसी, जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक सिस्टम है कंट्री को चलाने का या डेमोक्रेसी बेस्ड सिस्टम है कंट्री को चलाने का, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने की इंडिपेंडेंस होगी। यानी सबसे पहला तो बेसिक चीज कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करना, इलेक्शंस को लड़ना और उनको जीतकर सरकार बनाना या गवर्नमेंट फॉर्म करना। बहुत बेसिक है, बहुत सिस्टमैटिक है। यानी अगर हम स्टेप बाय स्टेप इफ यू फॉलो द प्रोसेस देन वी विल फाइंड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन। फर्स्ट बेसिक पॉइंट है टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फॉर्म गवर्नेंस एंड रन गवर्नेंस। तो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो पॉलिटिकल पार्टीज के यूनिवर्सल हो गए, विच इज बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर काम करती है, या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दुनिया का हर एक कंट्री का जो है वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। देखो वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी है, जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चलता है, लाइक डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ओलिग्रेसी, ये अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होते हैं। लाइक ओलिग्रेसी क्या होता है? ओलिग्रेसी इज बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ओलिग्रेसी वो सिस्टम है जिसमें मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम से कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया है। ओलिग्रेसी आपके कंटेंट में कहीं नहीं है, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ऑटोक्रेसी मीन्स द सिस्टम which is based on a single person and the decisions taken by a single person. ऑटोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें मिलिट्री लीडर भी चला सकता है या कोई एक सिंगल पार्टी भी चला सकती है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जब इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो वो बैठती है नेशनल पीपल कांग्रेस में, चाइनीज पार्लियामेंट में, और वो जो डिसीजन लेती है पूरा देश में चलता है। तो जो पैटर्न है चाइना का वो ऑटोक्रेटिक है, एक पार्टी का रूल है। तो चाइना इज नॉट बेसिकली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन का या डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक ब्रॉड वे है, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी को अगर फैलाना है
तो वहां पर इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर कि द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, पहला तो उस देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। सेकंड, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको चुना है वोटिंग के द्वारा, वही डिसीजंस लेने चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, मल्टी पार्टी या फ्री एंड फेयर कंटेस्ट इलेक्शंस को लड़ने का या कंटेस्ट करने का उसके अंदर रोल होना चाहिए, एंड डिसीजंस जो हैं वो सिटीजन्स के लिए होने चाहिए। तो इसी के ऊपर आधारित जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, इसी को आगे लेके चलते हैं। इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, और हम वो कंट्री हैं जो बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाते हैं। क्या होता है मल्टी पार्टी? अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भाजपा का साइन है, कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहीं आपको सपा समाजवादी पार्टी का साइकिल का चिन्ह दिखेगा, कहीं बहुजन समाज पार्टी का हाथी का चिन्ह दिखेगा, कहीं आपको तृणमूल कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में फ्लावर का चिन्ह दिखेगा, कहीं आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो हसिया है और हथौड़ा हैमर, एंड जो किसान और लेबर का जो एक चिन्ह होता है वो आपको दिखेगा। तो बहुत सारी चीजें, अगर आप साउथ में जाओगे तो डीएमके और एआईडीएमके, दो पार्टियों के चिन्ह दिखेंगे। तो जितने भी, यहां मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, पढ़ सकते हो आप, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में पाई जाती हैं, इंडिया में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करती है। रिमेंबर, द रोल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी इज कंटेस्ट इलेक्शन। अगर हम पार्टी बना रहे हैं तो बेसिकली हम इलेक्शन लड़ने के लिए बना रहे हैं। ये एक मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, या जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, अ ग्रुप और अ फॉर्मेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू मेक गवर्नेंस। बहुत सिंपल है, क्लियर। तो पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर देम फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इज टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड टू रन गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? अब इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। भाई ये बात हमने यहां की है, तो इस बात को अगर समझें तो इस बात को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे समझते हैं। देखो, पहला तो क्या हो गया, इलेक्शंस कंटेस्ट करना, दूसरा गवर्नेंस या गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है। तो इलेक्शन एंड गवर्नमेंट दोनों के बीच का एक पिलर है पॉलिटिकल पार्टी, उनको बनाता है, काम करता है। व्हाट आर द मेन थ्री कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले बताता हूं। किसी भी पार्टी को, जैसे मैं हूं, मैंने अगर आपसे ये स्टेटमेंट कहा कि गौरव झाला सर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलो करते हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस को मानते हैं, उसको वोट देते हैं, तो आई एम बेसिकली अ फॉलोअर। मैं क्या हो गया, एक फॉलोअर्स। फॉलोअर क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को विश्वास रखते हैं, मानते हैं या उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। भले ही एक्टिवली उसके लिए काम ना कर रहे हो, उसके ऑफिस में जाके काम ना कर रहे हो, बट उसको मानते हैं। अब मान लो आपने कहा कि गौरव झाला सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के या भाजपा के कार्यकर्ता है, यानी मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं उसके डे टू डे डिसीजंस में भाग ले रहा हूं, मैं उसके साथ जाकर डेली डिस्कशन कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। यानी मैं एक एक्टिव मेंबर हूं, मैं उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में एक एक्टिव मेंबर हूं, मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, कार्यकर्ता हूं, काम करता हूं, डेली उनके ऑफिस में जाता हूं, मीटिंग्स में भाग ले रहा हूं, उसका एजेंडा क्या है, उनका आगे का काम करने का तरीका क्या है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। दैट मीन्स आई एम एन एक्टिव मेंबर। और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है दैट इज लीडर्स, जो कि टॉप लीडर्स हैं, जो पार्टी या तो बनाते हैं या पार्टी चलाते हैं या डिसीजंस लेते हैं। दीज आर नोन एज लीडर्स। लीडर्स मतलब जैसे कि बीजेपी में आप देख लो कि राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इसके अलावा बात करें निर्मला सीतारमन है, वो सारे चेहरे जो लीडर्स हैं टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हैं, दीज आर नोन एज लीडर्स। या जो पार्टी को फॉर्म कर रहे हैं वो भी लीडर्स कहलाते हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी फॉर्म बाय कांशीराम जी, तो वो एक सिस्टम है, लीडर्स फॉर्मेशंस जो करते हैं और मेंबर्स जिनके लगातार चलते हैं। तो तीन पिलर हो गए। हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू compete in election and provide a fair chance for the competing parties? तो ये आपको पता है कि ये कहां मिलेगा, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलेगा। डेमोक्रेसी में भी कहां मिलेगा? जहां पर हर पार्टी को देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होगा, एनी कैंडिडेट और एनी पार्टी हैज इंडिपेंडेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो मल्टी पार्टी से क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करती है। डेमोक्रेसी की एक्चुअल विल जो है वो है एक तो हो गया यूनिवर्सल एडल्ट सफराज की इक्वल राइट्स टू ऑल एंड टू इक्वल पार्टिसिपेशन इन कंटेस्ट इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए भी फ्री एंड फेयर सिस्टम होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में वही मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। क्लियर? नाउ
व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ये हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग पार्टीज के बारे में देखेंगे, इंडिया की जो नेशनल पार्टीज है जब उनके बारे में बात करेंगे तो इस पे भी हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व या रिलीजन या जो हमारा कल्चर है, हमारा आर्यन कल्चर, वैदिक कल्चर जो है उसको आइडियलाइज करके उन्होंने अपनी पार्टी को फॉर्मेशन किया है। भाई क्या होता है, हम जब भी किसी भी चीज का फॉर्मेशन करने जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई हमारे दिमाग में एक थॉट, कोई एक मैनिफेस्टो, एक आइडिया होता है, एक उद्देश्य होता है, जिसको या तो उद्देश्य हमारा खुद का जनक होता है या फिर हम किसी से उसको ड्राइव करते हैं, किसी को मानते हैं, कोई गुरु, कोई लीडर, उससे उस आइडिया को हम ड्राइव करते हैं। तो हमारा एक मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो, एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी जिसपे वो काम कर रही है, चाहे उसमें सेक्शन हो, सोसाइटी हो, चाहे कंट्री हो, कि हम इसलिए इस पार्टी को बना रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। आपने अक्सर सुना होगा कि मान लीजिए किसान समूह, किसान जनमुक्ति मोर्चा पार्टी, जो किसानों को टारगेट करके बनाई गई है, उनके इक्वल राइट्स के लिए बनाई गई है। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो किसानों का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। दैट मीन्स देयर आइडियोलॉजी, देयर मैनिफेस्टो, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज फार्मर्स। ऐसे ही हर पार्टी का अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सेक्शन को ही टारगेट किया जाता हो, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे बीजेपी ने उद्देश्य रखा कि भारत की तरफ त्वरित गति से हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डेवलप करेंगे, गांव का विकास करेंगे। हमारी आइडियोलॉजी ये है और हम इस आइडियोलॉजी को मानते हैं। बेसिकली आइडियोलॉजी तो एक फिक्स स्टेटमेंट है, उनके मैनिफेस्टो अलग अलग हो जाते हैं। नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है वो हम आगे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी की बेसिक डेफिनेशन। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, पहला पॉइंट, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, पावर लेते हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम करने का ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लो, बहुत बेसिक है। कैसे भाई, अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अभी हमारी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी मतलब जो सरकार चला रही है, रूलिंग पार्टी कौन है हमारी? रूलिंग पार्टी है एनडीए। पता था बीजेपी बोलोगे, पर बीजेपी नहीं है, एनडीए। एक बीजेपी के साथ जो अलग पार्टीज बनी है, जो जिन्होंने मिलके सीट्स ली हैं, जो अलायंस, कोलिशन नहीं, बेसिकली कोलिशन नहीं है, कोलिशन में गलत लिख रहा हूं, अलायंस, इसका क्या नाम है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस पहले किया जाता है, अलायंस पहले। जैसे मैंने कहा कि गौरव झाला सर और सुमित वाधवा सर, इन्होंने अलायंस बनाया है कि नेक्स्ट जो गेम होगा उसमें दोनों मिलकर खेलेंगे, यानी अलायंस किया जाता है चुनाव के पहले। कोलिशन कब होता है? जब कोई पार्टी को चुनाव में वोट नहीं मिले हो इक्वल, और अब ये समस्या आ गई कि अब सरकार कैसे बने, सबको बराबरी से सीटें मिल गई, तो उस केस में दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गठबंधन करती हैं इलेक्शन के बाद। तो बेसिकली कोलिशन होता है इलेक्शन के बाद, अलायंस होता है पहले। अलायंस डिक्लेयर करती है पार्टीज। जैसे आपने देखा होगा ना, अक्सर फोटो देखोगे न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और बहुत सारे लालू यादव मिलके हाथ खड़ा करके पेपर में फोटो आता है कि अब हम क्या है, एक अलायंस हैं, अगले चुनाव हम मिलके लड़ेंगे। अलायंस पहले फॉर्म किया जाता है। क्लियर? नाउ, तो क्यों करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? इसलिए दे कनेक्ट देमसेल्फ विद द पीपल एंड लुक इनटू देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारा पैसा खाना चाहती है। बहुत सारा पैसा खाने के बाद डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को कुछ नहीं देना चाहती। क्या ऐसा? अब तो जो हाँ सर लगभग ऐसा तो है, लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जिस भी जगह पर वो इलेक्शन लड़े, जिस भी जगह वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है या जहां वो काम कर रही है, अपने लोगों के लिए या समुदाय के लिए इक्वालिटी या वेलफेयर या एजुकेशन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, ये सब काम करे, ताकि हर साल इलेक्शन में वो जीते, हर साल उनको मत मिले। इलेक्शंस के समय हमने क्या देखा है? एक बहुत कॉमन हम चीज़ देखते हैं, दलित के घर पे लोग लीडर्स खाना खाने जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए खाना खाने जा रहे हैं, गरीब महिलाओं की इक्वालिटी की बात हो रही है, उनके इक्वल वेजेस की बात हो रही है, बच्चों को फ्री शिक्षा की बात या वादे करके जा रहे हैं। आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, हम ऐसे वादे करके जा रहे हैं। आपके घर में पानी आएगा, खुशहाली जाएगी, बदहाली आएगी। ऐसा नहीं, खुशहाली आएगी, बदहाली जाएगी। तो इस तरीके के वादे या प्रोमिसेस जो है वो किए जाते हैं। बट बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी का काम प्रचार के समय यही होता है। अब जब वो जीत जाए, जब वो कैसे काम कर रही है वो अलग चीज है, बट उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है। सो दे वांट टू टेक पॉपुलर सपोर्ट। उनको क्या चाहिए? पॉपुलर सपोर्ट चाहिए, लोगों का मत चाहिए, और इस मत के आधार पर ही वो लोगों से अपने मत को दान करने की अपील करते हैं, यानी मतदान करने की अपील करते हैं कि हमें अपना वोट मतदान करना, हमें अपना वोट मतदान करना, यानी कि
वोट डालने आओ, मतदान करो और हमें पॉलिटिकल पार्टी से एक गवर्नमेंट का फॉर्म दो। तो ये तो बात हुई इसकी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बेसिक रोल यही है, इलेक्शन जीत के कंटेस्ट इलेक्शन में लड़ना या कंटेस्ट करना। भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और उसी को हम आगे समझते हैं कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसा मैंने बताया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले देश में, जैसे रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में या डेमोक्रेट पार्टी, मैं डोनाल्ड ट्रंप को बिलोंग करता हूँ या मैं जो बाइडेन को मानता हूँ, कभी ना कभी तो कोई ना कोई पार्टी चेंज होगी, कभी ना कभी किसी पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो जो जैसे ये लोग हैं, आम लोग, ये आम लोग हैं, ये देश की जनता है। देश की जनता जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है जब चुनाव होते हैं, वो हर सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख रहे कि मोदी जी के मुखौटे पहन के लोग खड़े, बेसिकली दीज आर फॉलोअर्स। ये अज्ञानी है, ये इनको ज्ञान नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सब अज्ञानी है, ये सब अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। बस इनको क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट करना है, उसको वोट देना है। दीज आर फॉलोअर्स। इनके अलावा जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो एज एन एम्प्लॉय मान लो कि हाँ भाई जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं, लीडर से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, दोज आर बेसिकली एक्टिव मेंबर्स। और बाकी जितने बच गए वो क्या हो जाते हैं, लीडर्स, जो टॉप मोस्ट मेंबर्स हैं। तो पार्टीजनशिप, अगर पार्टीजनशिप इस वर्ड से आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीजनशिप? दैट मींस इज बेसिकली रिलेटेड विद अ पर्सन्स अटैचमेंट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा अटैचमेंट बीजेपी को है तो मैं बोलूंगा मैं बीजेपी को समर्थन करता हूँ, उसके लिए अच्छी बात करूंगा, उसके लिए बोलूंगा कि अरे नहीं भाई बहुत डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने भारत का, या भारत के दौरान में रेलवेज नॉर्थ ईस्ट तक फैल गया, या अटल टनल बना दी, या फिर बीजेपी ने देखो आप क्या क्या बना दी। जो लोग इस तरह से बात करते हुए आपको सुना दिया ना अपने आसपास, अपने घर में भी होता होगा, कभी ध्यान से सुनना कि अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके आसपास रिश्तेदार हैं वो बात करते हैं, कभी भी खाने के लिए भी आए हैं, शादी ब्याह में भी आए हैं, तो भी बातें चलती रहती है ऐसी ना, कभी निकलोगे तो सुनने में आएगा, अरे आप देखो कि अभी कितना विकास किया है भाजपा ने हमारे नए राज्य में, पहले कांग्रेस ने तो कोई विकास नहीं किया। जो इस प्रकार की बात करते हैं बेसिकली आम जिंदगी में, वो पार्टीजनशिप, दैट मीन्स कि हम जुड़े हुए हैं, हम मानते हैं कि जो ये पार्टी कर रही है वो सही है, देश के विकास के लिए कर रही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स, यानी हम आम लोग, फॉलोअर्स, जो दबी कुचली जनता जो है वो फॉलोअर कहलाती है, ठीक है। चलिए अब इसके बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पार्ट्स। ये तो हमने बात करी ली कि 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लीडर्स, मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। इसको समझ भी सकते हैं। लीडर बेसिकली नॉट एसेंशियल है कि मोदी ही ट्रीटेड एज लीडर, बेसिकली एनी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एनी एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑफ एनी पार्टी हु इज हैव मोर देन 20 years of experience, लाइक लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, या जितने भी हम बात करें बीजेपी के एक्सट्रीम जो लीडर्स हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स जो कि डिसीजंस लेते हैं पार्टी को क्या करना है, आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब लीडर्स कहलाते हैं। ऑल्दो राजनाथ सिंह जी ऑल्सो इज अ लीडर, बट बोथ ऑफ देम आर मेंबर, दोनों ही मेंबर भी हैं, लीडर भी हैं, एक्टिव मेंबर भी, लीडर भी है, एंड ही इज ऑल्सो मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है होम, तो दोनों ही डिफेंस, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर, और बाकी तो हमारी कॉमन पीपल, द मैंगो मैन, आम आदमी, वो फॉलोअर्स तो होते ही है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? इन चारों जो आपके सामने 7 टाइल्स हैं, इन टाइल्स से आपको एक क्लियर सिस्टम आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है। फॉर एग्जांपल मान ली बीजेपी ने अगर इलेक्शन लड़ा और वो जीते, तो पहला तो रोल हो गया कि इलेक्शंस लड़ना, लोगों को अवेयर करना, ये बताना कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम पानी लाएंगे राजस्थान में, हम राजस्थान को एक हरित देश बना देंगे, या हम पंजाब में अच्छी सी खेती करेंगे, हमारी प्लानिंग ये है किसानों के लिए, गरीब के लिए, वर्कर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो कंटेस्ट इलेक्शन करने से पहले वादे, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हो, मिड डे मील स्कीम हो, या किसान के लिए जो है ऋण माफ़ी हो, या उसके लिए सस्ते लोन की व्यवस्था हो। पॉलिसीज़ बनाना, फ्रेमवर्क करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो आप देख सकते हो कि रोड पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी, लॉ मेकिंग बेसिकली इज रिलेटेड टू दिस थिंग, एंड बेसिकली दीज बोथ आर वाइज एंड वर्सा, मेकिंग लॉज एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज इज बेसिकली। क्यों मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ, इट इज एसेंशियल, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ही नहीं पता तो आप उसका आंसर कैसे रखोगे। सम टाइम बोर्ड में क्या होता है कि आप पूरी थ्योरी याद नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स जिनसे आप आंसर फ्रेम करो। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये ऐसी चीजें कि
आप क्या देखते हो, अंत्योदय अन्न प्रोग्राम आपने क्लास 9 में पढ़ा था, अन्नपूर्णा अन्न योजना, 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल, कौन करता है ये? सरकार ही तो करती है। सरकार कौन होती है? पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करती है। सिंपल। नाउ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो ही गया। जब ये करेगी तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अगर जीतती है तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करके डिसीजन मेकिंग करेगी, लॉ मेकिंग करेगी, मतलब पूरा एक कनेक्टेड है, ठीक है। अपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? चलो बीजेपी तो जीत गई, बीजेपी का तो हो गया सब कुछ, लेकिन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या आप पार्टी ने, इन्होंने भी तो मेहनत की है। तो अब ये क्या करेंगी? ये रोल प्ले करेंगे अपोजिशन का। बहुत इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री है। अपोजिशन का जो हाउस है, हाउस ऑफ अपोजिशन इसको बोला जाता है। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त नहीं था। 1960 के बाद हाउस ऑफ अपोजिशन उस हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग पार्टी को, जैसे कि सबसे ज्यादा सीट्स तो इस बार एनडीए 2019 का जो इलेक्शंस हुए थे, एनडीए को मिल गई 332 सीट्स। बची हुई सीट्स में सबसे ज्यादा सीट सेकंड नंबर पे किसको मिला? आईएनसी को। तो जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सीट लेती है वो, या उसके साथ अदर पार्टीज मिलके क्या करती हैं? रोल ऑफ अपोजिशन। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये भी पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दे हैव एंजॉयड ऑल द फैसिलिटीज ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, क्योंकि अपोजिशन इज द ऑफिशियल हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि रोल क्या है अपोजिशन का? सरकार पर दबाव बनाना, लगातार क्रिटिसाइज करना, भले ही सरकार काम कर रही है सही तो भी क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि उसका रोल ही अपोजिशन है। उसके नाम में ही लिखा है कि अपोज करना है। अच्छी भी पॉलिसी बन रही हो ना, तो भी ये कहना है कि नई पॉलिसी गलत बनी है, इसको दोबारा देखो। क्यों? क्योंकि अपोजिशन बेसिकली रूलिंग पार्टी को सही काम करने के लिए प्रेशराइज करता है, और लगातार इसलिए भी प्रेशराइज करता है ताकि वो लोगों के अंदर जो उनका एक विल है वो बना रहे। भले ही अपोजिशन पार्टी खुद रूलिंग पार्टी बनना चाहती है, लेकिन क्रिटिसिज्म इज देयर रोल। और इसी की वजह से कई बार रूलिंग पार्टी अच्छे से काम भी करती है, कि उसको पता है कि हम जितना अच्छा काम करेंगे लोग हमें फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, तो इलेक्शन में हमें जिताएंगे। तो रोल ऑफ अपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ शेप पब्लिक ओपिनियन, अपने काम से, अपने वर्क से। 5 साल जो बीजेपी काम करके जाएगी, या 2019 में से 2024 में जब दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो पब्लिक ओपिनियन कैसे आएगा कि अच्छा बीजेपी ने क्या क्या काम किया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से क्या बनाया? स्टेट बनाया। वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। या लेह लद्दाख को उन्होंने बेसिकली यूनियन टेरिटरी से हटा दिया। या आप बात करो कि यूनियन टेरिटरी जितनी थी उसमें लेह लद्दाख को इंक्लूड कर दिया। या जो भी हम बात कर रहे हैं कि जितना भी डिसीजंस वो ले रहे हैं, ठीक है, या हम बात करें अटल टनल बना दी, या अरुणाचल में दिहांग पे गौर बना, ब्रिज बना दिया, बुलेट ट्रेन की स्कीम लाया, जो भी चीज कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं या आईएनसी को कर रहा हूं। बेसिकली पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप होता है? द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और जब नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसको बताते हैं कि वी हैव शेप्ड द पब्लिक ओपिनियन, जो लोग चाहते थे हमने वो किया, और अब लोग वापस वोटिंग करने आएंगे। क्लियर? एंड एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट का पैसा, भारत सरकार का पैसा, उसको यूज करना, उसको आगे बढ़ाना, या उसका यूज करके वेलफेयर स्कीम्स चलाना, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, पूरा जो रोल है। पॉलिटिकल पार्टी का रोल कब आता है? जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है। तो फर्स्ट बेसिक जो है पॉइंट, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना ही होता है। अब देखो कि ये तो बात हुई यहां तक। नेसेसिटी क्या है भाई? ठीक है, आपने ये बताया सर कि पार्टीज का रोल ये है। सर ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि पार्टीज का रोल तो यही है, कंटेस्ट भी करेंगी, लेकिन क्या बिना पार्टी के देश नहीं चल सकता? आप ये बताएं सर कि क्या बिना पार्टी के देश नहीं चला सकते हम, या ऐसा जरूरी है? इट इज नेसेसरी टू रन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Why not we are ruling any country with the form of any group or any association? तो इसी चीज में आप एग्जाम्पल लो चाइना, या आप एग्जाम्पल लेके देखो इंडोनेशिया, या एग्जाम्पल लेके देखो थाईलैंड, या एग्जाम्पल लेके देखो सऊदी अरेबिया। जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, वाई पावर शेयरिंग? रिकॉल करो, पावर शेयरिंग क्यों? अगर बराबरी से सबको बराबरी से बांट के देंगे तो लड़ाई कम होगी और इक्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। आज अगर मान लो बहुत ईमानदार लोगों को चुन लिया कि नहीं भाई ये तो टॉप मोस्ट ऑनेस्ट लोग हैं, 10 लोग, और यही देश चलाएंगे अगले आने वाले 50 साल, इसकी क्या गारंटी है कि इन 10 लोगों में से किसी के अंदर भी करप्शन नहीं होगा? अरे भाई डेमोक्रेटिक सरकार में करप्शन होता है दुनिया भर का, तो 4-10 लोगों के अंदर ये, जब आप एक देश की संभालने की पावर उनको दे दोगे, इनडिस्क्रिमिनेट पावर, इट्स जस्ट लाइक अ किंग, इट्स जस्ट लाइक पावर ऑफ अ गॉड। सो बेसिकली इफ यू आर एंजॉइंग इनडिस्क्रिमिनेट पावर, देन हाउ यू कैन से दैट कि वो जो 10 लोग हैं, वो 10 लोग कभी भी ओवर पावर यूज नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेंगे, या अपनी कम्युनिटी या रिलीजन या कास्ट को फेवर नहीं करेंगे। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो एक सिस्टम बनाया है पार्टीज का, और उसके अंदर पार्टीज को इलेक्ट करने का जो सिस्टम है, विच इज बेस्ड ऑन इलेक्शंस,
इसीलिए डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी इसलिए है, द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के केस में बात करें, द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया इज बेसिकली लेस अवेयर एंड लेस एजुकेटेड। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की या कनाडा की बात करते हैं, तो दीज टू कंट्रीज हैव लेस पॉपुलेशन एंड मोर डेवलप्ड एंड लिटरेट पॉपुलेशन। बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया और इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड और इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें कि ब्राजील या अर्जेंटीना, द पॉपुलेशन इज लेस एजुकेटेड एंड लेस अवेयर। तो जब ऐसी चीज़ है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी है, कल्चरल डिस्टिंक्शन है, तो वहाँ पर किसी एक पार्टी या एक रिलीजन के बेस पे वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी और सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। तो इसी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स कि जो पीपल हैं वो अपने वोटिंग के माध्यम से अपने लोगों को इलेक्ट करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वैसे तो डेमोक्रेसी में सब होता है कि लोग धर्म या जाति के आधार पर वोट मांग लेते हैं या पैसे के आधार पर वोट मांग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, गरीब जनता है भारत की, उसको कैसे भी बरगलाया जा सकता है। बट अगर पेपर पे बात करें या रिकॉर्ड में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार लोगों को, गरीब वर्ग को या जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको सीधे सरकार से उम्मीद होती है। तो सरकार उनकी जरूरतें सुनती है, उनके लिए काम करती है, उनके पास जाती है और सरकार को पता है कि हमें जिताते कौन है, जनता या सिटीजन्स। तो नेसेसिटी ये है कि पीपल को, बेसिकली पीपल रिप्रेजेंट पार्टीज, पार्टीज जो है वो लोगों की एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। दे वर्क फॉर द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। आज जिस आधार पर वोट मांगा है, कल वो काम नहीं किया तो जनता क्वेश्चन करेगी और जनता सीधे उसी से करेगी जिसको उन्होंने जिताया है। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। पार्टी सिस्टम इज मोर एक्यूरेट एज एन इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट। ये जो हम बात कर रहे थे कि एक कमेटी ही बना दो या एक टीम ही बना दो या दो टीम बना दो, वो हर साल कर लेंगे, क्यों इतना लंबा इलेक्ट्रल सिस्टम रखें? दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट लोग जो हैं ये करप्ट ना हो जाए, मेल प्रैक्टिसेस ना फॉलो करें, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही ये सब हो रहा है, पार्टीज ही करप्ट हो रही है, करप्शन हो रहा है, तो एक व्यक्ति पे तो हम कैसे भरोसा करें? क्लियर? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पॉलिटिकल पार्टीज डू इज दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। लोगों की जरूरत, उनकी नेसेसरी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये समझते हैं। राजस्थान में पानी चाहिए तो इंदिरा गांधी कैनल बनाई जा रही है, ठीक है। अगर केरला में इलेक्ट्रिसिटी या जो बाढ़ से फ्लड के आया तो वहाँ कैनल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। या अगर बात करें कि जो ड्राई स्टेट्स हैं या जहाँ पुअर स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहाँ एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो पब्लिक अवेयर, जो पब्लिक डेवलप नहीं है, रिच नहीं है, जो कम्युनिटी पैसे वाली नहीं है, वो अपने लिए रिसोर्सेज नहीं ला सकती, वो सीधे डिपेंडेंट है सरकार पर। और सरकार कौन बना रही है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्शन लड़ने में सबसे ज्यादा क्या होता है? नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल कैन बी अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपने क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो कि व्हाट इज द व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। क्लियर? नाउ आगे बात करते हैं। ये हम आम लोग जिन सब की आपने अभी देखा, प्रोटेस्ट करना, पॉलिटिकल पार्टीज कई बार प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं, महिलाओं के राइट्स हो गए उनको सपोर्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी हर जगह दिखना चाहती है ताकि लोगों को एहसास रहे कि हमें एक पार्टी ने सपोर्ट किया है, हमें इस पार्टी का सपोर्ट मिला है और ये हमारी जरूरतें, हमारी नेसेसिटी, हमारी रिक्वायरमेंट को समझती हैं और हम इन्हीं को वोट देके जिताएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉइंट था ना, शेप द ओपिनियन, वो दोनों जगह काम आता है। पार्टी इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद में भी। क्लियर? चाहे महिलाओं के राइट्स हों, चाहे किसानों के राइट्स हों, चाहे जनरल राइट्स हों, किसी भी टॉपिक के लिए, नागरिकता का भी हमने देखा, हर चीज में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी ऑफ द पीपल एंड ऑफ द सिटीजन। नाउ अब बात करते हैं कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए, या भारत में जो फेडरलिज्म है उसमें कितनी पार्टीज बेसिकली होती हैं। तो भारत में ऐसी इंडिपेंडेंस दिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यू हैव पावर टू मेक योर पार्टी और टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग पार्टी। क्लियर? तो जैसे इंडिया की अगर बात करें, देयर आर 750 बिग एंड स्मॉल नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, और ये जितनी भी नेशनल एंड स्टेट पार्टीज हैं इनको फ्री कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट। अब फ्री कंटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिना पैसे के इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फ्री मतलब देयर इज नो एनी burden, there is no any restriction to contest election, to form any political party and to contest election। तो जो इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप फ्री हो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर अपनी पार्टी बनाकर अपने आप को चुनाव में ला सकते हो, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप चुनाव में ला सकते हो। ठीक है? तो इंडिया प्रमोट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी, बेसिकली वी हैव अडॉप्टेड अ फ्री सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिसी
कितनी भी पार्टी हो सकती है, लेकिन रिकॉग्निशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो है आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है, जिसका काम क्या है? इलेक्ट्रल सिस्टम को, पूरे इंडिया में जो इलेक्ट्रल सिस्टम बना है उस इलेक्ट्रल सिस्टम को चेक करना, उस इलेक्ट्रल सिस्टम को मेंटेन करना, पार्टीज के ऊपर निगरानी रखना, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इलेक्शंस में जा रही हैं उस पर निगरानी रखना, एंड टू अलॉट सिंबल्स एंड टू अलॉट दी बेसिक गाइडलाइन फॉर इलेक्शंस। ये आपने पढ़ा होगा वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो हमने क्लास 9 में चैप्टर उसमें पूरा आता है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर गेट रिकॉग्नाइज स्टेटस एंड पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली दुनिया में अलग अलग पार्टी सिस्टम होते हैं। चाइना 1 पार्टी सिस्टम, जैसा कि हमें पता ही है। 2 पार्टी सिस्टम, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स, जहाँ डेमोक्रेट्स है वहाँ रिपब्लिक्स है, रिपब्लिक्स डेमोक्रेट्स। हर साल स्विंग होता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। भारत वो देश है जो मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करता है। बहुत सारी पार्टी है, CPI, सपा, बसपा, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो पार्टी, नागालैंड पार्टी, बोडो असमीज पार्टी, बहुत सारी पार्टीज, रीजनल क्षेत्रीय और जो देश की पार्टीज की हम बात करें, जैसे जो बड़ी पार्टीज है नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है। अब बहुत लॉजिकल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे याद रखोगे? वो पार्टी जो देश में बहुत ज़्यादा अप्रोच में है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में इलेक्शंस लड़ती हैं और कुछ स्टेट्स में सीट जीत गई, ठीक है, या कुछ लोकसभा की सीट जीत गई। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास देश 2 ही तरह से डिवाइडेड है, एक तो लोकसभा सीट्स और एक विधानसभा जो स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि भारत को 545, 552 इक्वल एरिया में डिवाइड किया है, जो हम क्या कहते हैं लोकसभा की सीट्स। भारत में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है? 552, यानी पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दैट मींस 130 करोड़ इज डिवाइडेड बाय दी 552 पार्ट्स, यानी जो आपका एक MP है, मेंबर ऑफ लोकसभा है, लोकसभा का जो एक मेंबर है, वो लगभग इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि 130 करोड़ है, डिवाइड बाय 550 कर दो, अप्रोक्सीमेट अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो मतलब 6 से 7 करोड़ को एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, ठीक है। ज़्यादा बोल दिया मैंने तो, मतलब लगभग मान लो 50 से 60 लाख पॉपुलेशन पे एक MP हो गया, ठीक है। तो ये MP लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर 552 में से कुछ सीट्स तृणमूल कांग्रेस को मिल गई, CPI को मिल गई 10 सीट्स, या तृणमूल कांग्रेस को मिल गई 10 सीट, तो क्या ये लोकसभा की जो सीट्स हैं, ये पूरे देश में इलेक्शन हुए हैं, 4 राज्यों 5 राज्यों में होते हैं, तो अगर 2-3 राज्यों में कोई सीट, कोई पॉलिटिकल पार्टी सीट ले लेती है, इसका मतलब उसकी प्रेजेंस वहाँ है, उसके वोटर्स वहाँ हैं, वो उसको वोट कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पार्टी की पहुंच बड़ी है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में डिफरेंस क्या है, वही हम देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी, जैसे आप बड़े बड़े नाम सुनते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है या BJP है, ठीक है, या आप बात करते हो कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है। दैट मीन्स इन पार्टीज की प्रेजेंस भारत के एक राज्य में नहीं है, या ये पार्टी एक राज्य में ही चुनाव नहीं लड़ती है, अलग अलग पार्टीज में लड़ती हैं। तो देखो क्या क्राइटेरिया है सामने, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। या तो लोकसभा इलेक्शन मान लो 4 राज्यों में हुए हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जहां जितने वोट्स गिरे हैं, टोटल जितने वोट्स यहाँ पर कास्ट हुए हैं, उसका 6% अगर किसी एक पार्टी को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में, तो उसका मतलब बहुत सारे लोग उसको फेवर कर रहे हैं। और या फिर वोट तो हो ही रहा है, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। 4 सीट्स जीत ले लोकसभा में, तो जब वोट 6% पड़े, अगर ज्यादा हो गए तो सीट जीत जाएगी, तो वैसे भी ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई, नेशनल पार्टी। अब स्टेट पार्टी का क्या है, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एनी इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड, और जीते भी सही, कितनी सीट्स, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट पार्टी। जब सीट जीतोगे, अब मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, मुझे 10 ही वोट मिले और मैंने सिंबल भी ले लिया, पार्टी बना ली, तो उसका कोई फायदा नहीं। भले ही मैं BJP से खड़ा हूँ या मैं कांग्रेस से खड़ा हूँ, अगर मैं अपनी पार्टी बना के, कोई लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर मैंने उसका चिन्ह रख लिया शेर, और मैं पार्टी बनाई मैंने और मैं जीत गया, दैट मीन्स मेरी एक पार्टी जीती है, रिकॉग्निशन मिला है, और मेरी ही पार्टी जो मैंने नई पार्टी बनाई उससे किसी और विधानसभा सीट में भी 2-3 सीट्स में जीत गया, तो हाँ मेरी पार्टी की प्रेजेंस है, दैट मीन्स स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन तो मिलेगा। रिमेंबर, दोनों ही रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है जब ये कैंडिडेट, ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पास कर ले।
क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। why Indian democracy need political based system on elected representative और basis of choices। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड democratic system of election in which free and fair electoral politics are there. To promote diversity, to promote equality, we used democratic system based on elected representative and to needs, according to the needs and requirements, जो requirements है जो कि बहुत बड़ी है हमारी पॉलिटिकल पार्टी की, according to the need and the requirements of the people of India is based on elected form of representative. हम बेसिकली उसके लिए गए ही नहीं है जहाँ एक आदमी देश चलाए या एक ऑर्गेनाइजेशन चलाए या एक एसोसिएशन चलाए। क्लियर। नाउ व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू वर्क फॉर पीपल एंड हाउ पीपल शुड चूज देम फॉर देयर बेटरमेंट। लोगों के लिए काम क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द नीड्स एंड नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड देयर इज अ वेरी लेस अवेयरनेस अमंग द मास पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उनके लिए काम करने के लिए किसको जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी को। वाई मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेटर, ये हमने बात किया। मल्टी पार्टी क्यों बेटर है? क्योंकि डिसीजंस सिंगल हैंडेडली नहीं आते हैं, डिसीजंस जो हैं वो डबल, एक पार्टी डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑल रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को ध्यान में रख के क्या रहता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज दैट पर्टिकुलर सिस्टम गिव्स द चांसेस टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द बेसिक ऑफ ऑल द सिटीजंस और ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जितने भी लोग हैं सभी के इक्वालिटी के लिए काम होता है, आइदर बेस्ड ऑन किसी रिलीजन या कास्ट नहीं। तो मल्टी पार्टी में देयर इज इलेक्ट्रल कंपटीशन और हर पार्टी बेटर करने के लिए compete करती है। अगर एक ही पार्टी होगी तो आपको पता है क्या होगा। अब इसमें तो आप कह सकते हो कि चाइना में तो एक पार्टी फिर भी डेवलपमेंट कितना है, इंडिया में तो एक डेमोक्रेसी फिर भी डेवलपमेंट कम नहीं है। वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हर साल पार्टी का चेंज होना, फ्रिक्वेंटली पार्टी का चेंज होना, तो जो नई प्लानिंग जो प्रोसीजर पिछली पार्टी ने किया है वो सब वहीं रह जाता है। तो इसलिए भी डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस स्लो है, ये हमने पढ़ा था। आगे एक चैप्टर आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। भाई आज बीजेपी अगर 10-15 साल भी लगातार रूल ना करे और 5 साल रूल करके चली जाए तो पहले 2 साल तो पुरानी सरकार की बुराई करेगी, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स निकालेगी। आने वाले 2-3 साल में जितना काम करेगी वो जब अगर हार गई तो सारे काम जो है पेंडिंग हो जाएंगे। कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो वहीं रुक जाएगा, वो फ्लाईओवर जो 2 साल में बनना था वो 10 साल में जाके नहीं बनेगा। तो डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस स्लो होती है क्योंकि डिसीजन एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप नहीं लेता है, बहुत सारे लोग और बहुत सारी पार्टीज जो है चेंज फ्रीक्वेंटली होती है, वो नुकसान है। यहीं चाइना में एडवांटेज क्या है, एक ही पार्टी तो फ्रीक्वेंट डिसीजंस हैं, जो बोल दिया वो होना है। तो एक ब्रिज क्या, अगर जो अभी एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बताता हूँ, माउंट एवरेस्ट के नीचे जो हिमालयाज है उसके नीचे से एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है चाइना ने, जो इंटरनल टनल बेस नेपाल से रेलवे कनेक्टिविटी बिठाने के लिए उन्होंने पूरा हिमालयाज के नीचे से, जैसे कि एल्प्स के नीचे, स्विट्जरलैंड से फ्रांस के नीचे 54 किलोमीटर की टनल है जो कि एल्प्स को जोड़ती है, फ्रांस को जोड़ती है स्विट्जरलैंड से। ऐसे ही चाइना से नेपाल तक रेल लाइन जो है ना नीचे से निकाल देंगे हिमालयाज के। तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस होता है, बट स्टिल वो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि एक पार्टी है तो कहीं ना कहीं वहाँ डेमोक्रेटिक या लोगों की इंडिपेंडेंस या लिबर्टी पर लगाम है, जो बेसिकली हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या हम ट्रक बस सब जला देते हैं आंदोलन के अंदर, हमें तो बहुत पावर है, इतना पावर है कि विरोध में ना, किसी फिल्म के विरोध में भी हम पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देते हैं। इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस कहाँ मिलेगी, है ना। चलो नहीं करना चाहिए, बट चलो आगे देखते हैं। कुछ नेशनल पार्टीज की बात करते हैं। ये हमारे देश की नेशनल पार्टीज है। क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट किसी भी पार्टी में पूछा सकता है, कई बार बोर्ड में आया है, आईएनसी के या बीजेपी या सपा या बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो हर बार आया है कि बहुजन समाज पार्टी किसने बनाई, आइडियोलॉजी क्या थी। तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, इनको इग्नोर ना करें। ये कुछ बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी जो हमारा क्राइटेरिया है, बहुत सारे राज्यों में प्रेजेंस है इनकी, बहुत सारे राज्यों में इनको वोटिंग मिली है, कई राज्यों में तो 20-20 साल से ये चल रही हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस पार्टी का जो देश की आज़ादी में जिसका रूल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने स्टार्टिंग में देश की आज़ादी के लगभग 35 साल बाद तक रूल किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फर्स्ट पार्टी थी भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की, फ्रीडम, भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इस पार्टी का महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन इस पार्टी में एक प्रॉब्लम भी थी कि इस पार्टी का डायनेस्टिक सक्सेशन इतना बढ़ गया कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। तो एक ही पार्टी के अंदर डोमिनेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहला तो इस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक्टिव मेंबर जो हैं उन्हें आगे पार्टी में लीडिंग क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। कोई अच्छा लीडर भी है पर वो इस परिवार से नहीं संबंधित है, भाई भतीजावाद जो है उसकी वजह से टॉप
एलिजिबल व्यक्ति को भी पार्टी का लीडर बनने का मौका नहीं मिलता है। ये पॉलिटिकल पार्टी में डायनेस्टिक सक्सेशन की एक प्रॉब्लम है जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं इसकी। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। क्या होती है सेंट्रिस्ट पार्टी? जो किसी को भी फेवर ना करे, ना हिंदू ना मुस्लिम, हम सबके लिए बराबरी से काम करेंगे, हम किसी को फेवर नहीं करते, हम सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, हम सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। वही आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में जाती है। तो बेसिकली सेंट्रिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी एंड राइटिस्ट पार्टी, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज जिनके ऊपर कोई भी पार्टी का फॉर्मुलेशन होता है। तो सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होती है? नीदर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट क्या होते हैं? जो मेजॉरिटी रिलीजन के ऊपर कोई बेसिस आइडियोलॉजी बनाकर कोई पार्टी चल रही है, लाइक बीजेपी हिंदुत्व पे। लेफ्टिस्ट पार्टी जो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं या जो कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और सेक्शन को टारगेट करते हैं, आइदर ऑफ फार्मर या वर्कर्स को टारगेट करना, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अलग अलग आइडियोलॉजी होती है जो कि डिपेंडेंट होती है। फाउंडेड इन 1885, ये एनटीसी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बी बिल्ड मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम। रूलिंग पार्टी रही है 1980 से 89 तक, लेकिन 1989 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे आया है और इन्होंने 2015 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एक अलायंस बनाया है। इलेक्शंस में या लोकसभा में सीटें बढ़े और उससे इनको सरकार बनाने में आसानी हो। चलो रूलिंग पार्टी की बात करते हैं। जो रूलिंग पार्टी है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस जैसा मैंने बताया, अलायंस पहले किया जाता है, इलेक्शंस के पहले डिक्लेयर किया जाता है, कोलिशन बाद में किया जाता है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये भारतीय जनता पार्टी की जो हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी बेस्ड है इस पर, हिंदुत्व पे या कल्चर्स पे, या जो हमारा वैदिक कल्चर है जिसके आइडियोलॉजी को मानकर इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया है। पहले इसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि एक बहुत वेल नोन एक फिगर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बेस्ड आइडियोलॉजीज के बाद, बेस्ड ऑन द एंशिएंट कल्चर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। तो अब जो है कल्चरल नेशनलिज्म, ये क्या होता है? कल्चरल नेशनलिज्म मीन्स जो इतिहास है 1000-2000 साल पुराना इंडियन कल्चर के बेस पे या उसके मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन के बेस पे, चाहे वो हिंदुत्व है, उसके बेस पे इस पार्टी का आइडियोलॉजी है। इन्होंने भी एक अलायंस बनाया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी रूलिंग पार्टी है 2014 से टिल प्रेजेंस, ठीक है, और 303 मेंबर्स के साथ मेजॉरिटी में इसने सरकार जीती और 2019 से ही गवर्नमेंट में है। उसके बाद दो बेसिक अलग अलग पार्टीज, जिनको हम एक बोलते हैं सीपीआई और एक बोलते हैं सीपीआई-एम। तो सीपीआई और सीपीआई-एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म। अब इसमें डिफरेंस क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ फिलोसोफर्स या थिंकर्स जो कि सोसाइटी में इक्वल रिसोर्सेज की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो जो फिलोसोफर्स थे, कार्ल मार्क्स, जो पोलैंड को जर्मनी के जो फिलोसोफर्स थे, या जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे विचारक जिनके अंदर इंडियन लीडर्स ने भी उनकी बातों को माना रशियन रिवॉल्यूशन के आसपास, उसी आइडियोलॉजी के बेस पर जो पार्टीज बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बेसिकली किसान या फिर लेबर के सेंट्रिक इंटरेस्ट पर काम करती है, जिसे हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप इसमें दो आइकन देख रहे हो, दोनों में आपको दो चीज कॉमन दिखेगी, एक तो ये हैमर और हसिया जिसको बोलते हैं फसल काटने का, किसान का, यहाँ पर आपको हसिया ही दिखेगा और फसल ही दिखेगी। तो आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये अपने जो पुराने सिस्टम है उसको तोड़ के नए सिस्टम में जाना चाहते हैं। यानी 1925 इंडिया की सबसे बात करें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रॉपर जो एम एन रॉय ने जिसको बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सेक्युलरिज्म। यानी कि लेनिनिज्म क्या था कि जमीन का बराबर बंटवारा होना चाहिए, किसान को फ्लरिश करो, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेसेशनिज्म, यानी अलगाववाद ना करें, जमीन को तोड़े ना, इंडिया पाकिस्तान ना बनाए, जमीन को तोड़े ना, जमीन एक रखें, किसानों को और लेबर को इक्वल राइट मिले। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे काम करें 1964 में, लेकिन आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एक अलग पार्टी बन गई इसी में से। एंड इसको 1% वोट मिले हैं 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में, और धीरे धीरे इस पार्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भारत में कम हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जो नए विचारों के साथ सभी का विकास हो, न केवल किसान बल्कि किसान, लेबर और गरीब तबके का भी विकास हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी सेक्शन का हो, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म उसके ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर किसान या जो हम बात करें कि वर्कर, लेबर, वो किसी भी धर्म जाति को बिलोंग करता हो, लेकिन सबका इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये भी लेनिज्म और मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ इंडिपेंडेंट या लिबरल विचारों की वजह से, जैसे कि औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उसकी वजह से इनका एक अलग
सेक्शन डेवलप हुआ है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, यहाँ पर तो इनकी सरकार पिछले काफी टाइम से डेवलप रही है और चल भी रही है। देन इन वेस्ट बंगाल दिस गवर्नमेंट जो CPIM है वो 34 से अंडर द ज्योति बसु, जिनके पास रिकॉर्ड है द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इन एनी स्टेट फॉर एवर इन इंडिया 25 ईयर्स का, उसको रिसेंटली तोड़ा है पवन चैमलिंग ने, जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस में भी इन्होंने सीट ली और 1% 7 वोट्स 3 सीट्स के साथ इन्होंने यहाँ पर एक्वायर किए हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हमने क्या चीज़ देखी है कि जो पार्टीज वोटिंग के आधार पर या सीट्स के आधार पर हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर हमने सिस्टम को देखा। देन बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम जी की पार्टी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी SC ST OBC को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उत्तर प्रदेश में इनका गढ़ है। बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी एक्सपेंशन है और इन्होंने समाज के पिछड़े तबके को बराबरी से अधिकार दिलाने के लिए इस पार्टी का फॉर्मुलेशन किया। जो पुराने सोशल रिफॉर्मर्स थे लाइक जो आप महात्मा फूले हैं या रामास्वामी पेरियार रामास्वामी नायकर हैं या बाबा साहब अम्बेडकर हैं, यानी समाज के पिछड़े वर्ग को टारगेट करके पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उनको टारगेट करके उनके डेवलपमेंट के लिए पार्टी बनाई। और इस पार्टी की बहुत अच्छी प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में। 2019 के इलेक्शन में भी इस पार्टी को 3.3% टोटल वोट्स मिले एंड 10 सीट्स, इतनी बढ़िया प्रेजेंस है उसकी, 10 सीट्स भी इस पार्टी को मिली। फाउंडेड बाय काशीराम इन 1984। ये क्वेश्चन हजारों बार आया है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में भी और बाकी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइक तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी 1 जनवरी 1998 में फॉर्म की गई है और ममता बनर्जी ने इस पार्टी को फॉर्मुलाइज किया। नेशनल पार्टी का दर्जा इसे 2016 में मिला, ठीक है। इट हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 और उसके बाद से ही बंगाल में अभी भी इसी पार्टी की सरकार है। एंड ऑल्सो हैज प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। इन जनरल इलेक्शंस held in 2019 it got 4% votes and 122 seats, making it the 4th largest party। यानी तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है अभी तक जितनी पार्टीज हमने बढ़ी हैं जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसके बाद रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या वो पार्टी जो देश में चुनाव लड़ रही हैं, कितनी सारी हैं। तो देखो भारत एक कितना डाइवर्स कंट्री है कि अगर आप स्टार्ट करोगे नॉर्थ इंडिया से भी तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जिसकी पार्टी बनी हुई है, अकाली दल की पार्टी अभी, हरियाणा में इंडिया लोक दल पार्टी, या बात करें अगर हम महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी। इन पे क्वेश्चन आए हैं। रिमेंबर ये डायग्राम में क्यों दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेज 1 में या बोर्ड में भी आते हैं कि महाराष्ट्र ये गोवा फॉरवर्ड पार्टी है या जनता सेक्युलर पार्टी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है। नाउ तमिलनाडु में AIDMK, DMK, पताली दल। देन अगर आप बात करोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो सिक्किम में देखोगे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, या ये क्वेश्चन आया वेस्ट बंगाल में कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अरुणाचल में आप देखोगे, असम में असम गण परिषद, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी। तो इस तरीके से पूरा जो हमारे यहाँ पर इतनी सारी मल्टी पार्टीज है, ये वो पार्टीज है जिनको रिकॉग्निशन मिला है। Those are recognized by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्निशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी पार्टीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है। तो ये तो बात थी पॉलिटिकल पार्टीज की। अब प्रॉब्लम्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और चैलेंजेस क्या हैं। पहला तो अंदर में ही लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। खुद पार्टी के अंदर ही जो सुप्रीम होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो डिस्कशंस आपस तक ही रखते हैं, टॉप लीडर्स तक ही होते हैं, सब तो कार्य करता है, इंटरनल जो मेंबर्स हैं उन तक नहीं पहुंचते हैं। यानी पार्टी में जो डिसीजन लेने हैं वो टॉप मोस्ट लीडर लेते हैं। यानी डेमोक्रेसी हम चला तो रहे हैं लेकिन इटसेल्फ हम डिसीजन मेकिंग पूरे पार्टी के एक्टिव मेंबर्स तक या उसके जो एक्टिव लीडर्स हैं या सब लीडर्स हैं या पूरे जो लोग हैं उसके अंदर वो नहीं होता है। कई बार डायनेस्टिक सक्सेशन मैंने बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर कोई एक्टिव व्यक्ति है, कोई एलिजिबल व्यक्ति है जो ऊपर आके बढ़ सकता है, पार्टी को और अच्छा ले जा सकता है, उसे सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलता है क्योंकि एक परिवार के लोग लगातार उस पार्टी के हेड बन रहे हैं, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, आपके पास बड़ी पार्टीज के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती है, या तो बीजेपी या INC। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान में तो हर साल 5-5 साल के टर्म में भाजपा या बीजेपी ही आती है, लीडर्स भी वही होते हैं, कोई नया नाम या नई व्यक्ति आपको नहीं देखने को मिलता है।
तो एक्चुअल में चॉइस नहीं है, लोगों को मजबूरन वोट करना पड़ेगा। वोट ना भी करें, 50% भी वोट हुआ तो भी सरकार तो बनी जाएगी, क्योंकि 50% में से भी जिसको ज्यादा मिला वो पार्टी देश चलाएगी। तो कई बार सिटीजन्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ना होते हुए भी जो है पार्टी सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। और मनी एंड मसल पावर, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा या पावरफुल फोर्स या बाहुबली, पैसे से पार्टीज को फंडिंग देकर या पार्टीज के अंदर पैसा फ्लो करके टिकट्स लेना या चुनाव लड़ना, मनी एंड मसल पावर, ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत बुरा हिस्सा हम इसको बोल सकते हैं। यूपी बिहार जैसे देशों में स्टेट्स जो है वहाँ बहुत ज़्यादा इसका डोमिनेंस एक समय रहा है। अब चीज़ें बदल रही हैं, अब वहाँ पर भी चीज़ें आ रही हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा एक प्रपोजल आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड। अगर आपको किसी पार्टी को पैसा देना है तो आप सरकार से बॉन्ड खरीदो 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का और फिर उस पार्टी को दो। तो इससे जो ब्लैक मनी है उसका सर्कुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कम होगा। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल इट इज अ मीडियम ऑफ दिस चैनल। तो ये था हमारा आज का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज 10th बोर्ड क्रैश कोर्स का। डू लाइक सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। वीडियोस देखें, लाइक करें और अपनी स्टडीज को रेगुलर रखें। थैंक यू सो मच।